नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल न्यू दृष्टि आईएएस में। आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास को। और ये जो आधुनिक भारत का इतिहास है, इसमें जो हम लोगों ने स्रोत लिया है, मतलब कि हम लोग जो ये आधुनिक भारत का इतिहास कंप्लीट करेंगे वो परीक्षावाड़ी नामक पुस्तक के माध्यम से करेंगे। परीक्षावाड़ी की एक बेहद अच्छी पुस्तक आती है, तो इस पुस्तक के माध्यम से हम लोग पूरे के पूरे आधुनिक इतिहास को कवर करने जा रहे हैं। और इससे पहले इस चैनल पे हम लोगों ने एक श्रृंखला स्टार्ट किया था, जिसमें कि हम लोग परीक्षावाड़ी पुस्तक के माध्यम से ही पर्यावरण और पारिस्थितिकी को कवर कर रहे थे, तो उसको भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे और उसको भी कवर कर लेंगे, जो दिसंबर में आरओ और यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है उससे पहले ही। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। जो पहला लेसन है हम लोगों का, जो इतिहास से, आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित, तो वो ये है कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, वहीं से स्टार्ट है ये। तो हम बात करते हैं कि भारत में मुख्यतः दो भागों से विदेशी प्रवेश कर सकते थे। तो जो यूरोप वाले थे, यूरोपवासी दो भागों से प्रवेश कर सकते थे, एक तो जल मार्ग था, एक स्थल मार्ग था। पहला क्या कह रहा है कि उत्तर पश्चिम सीमा को पार कर प्रसिद्ध एवं परंपरागत स्थल मार्ग था। तो दो भागों से प्रवेश कर सकते थे, एक तो इस मार्ग से कि भारत का उत्तर पश्चिम सीमा जो पाकिस्तान वाला एरिया है, उस वाले एरिया से पार करते हुए भारत को आ जाते थे। दूसरा समुद्री मार्ग था, अरब सागर से होते हुए भारत में प्रवेश करते थे। अगला पॉइंट है कि यूरोप के साथ व्यापारिक संबंध प्राचीन काल से यूनानियों के समय में ही था। तो भारत और यूरोप के बीच का जो व्यापार है, ये कोई नई बात नहीं थी। प्राचीन काल में यूनानियों के समय से ही क्या था, भारत और यूरोप के बीच में व्यापारिक संबंध स्थापित थे। स्थल जल, स्थल एवं जल दोनों मार्ग व्यापार में प्रयोग किए जाते थे। तो उस समय भी जब यूनानियों के समय में यूरोप के साथ व्यापार स्थापित था, तो उस समय भी स्थल और जल दोनों मार्ग का प्रयोग किया जाता था व्यापार में। आगे क्या है कि भारत और यूरोप के मध्य व्यापारिक मार्ग जो थे उसके बारे में बताया जा रहा है। एक तो है स्थल मार्ग और एक है जल मार्ग। स्थल मार्ग में क्या था, बाल्कन प्रदेशों से टर्की, फारस, ईरान, इराक व अफगानिस्तान होते हुए खैबर, कुर्रम, बोलन व गोमल दर्रों के माध्यम से भारत तक पहुंचा जाता था। तो जो रास्ता बताया जा रहा है, ये यूरोप मतलब टर्की से होते हुए फारस, फारस के बाद ईरान, ईरान के बाद इराक और अफगानिस्तान आने के बाद वहाँ से वो स्थल मार्ग, ये स्थल मार्ग है। वहाँ से आने के बाद ये खैबर दर्रा को पार करते थे, कुर्रम दर्रे को, बोलन और गोमल दर्रे को पार करते हुए भारत में पहुँचते थे। दूसरा जल मार्ग था, ये भूमध्य सागर अथवा काला सागर द्वारा लाल सागर, फारस की खाड़ी और अरब सागर होता हुआ भारत पहुँचता था। ठीक है, तो दो मार्ग थे, एक जल मार्ग था, एक स्थल मार्ग। तो जो जल मार्ग था, ये मान लीजिए ये वाला जो एरिया है, ये वाला यूरोप वाला एरिया है। तो जो जल मार्ग था ये यहाँ से था, जो जल मार्ग था वो इस वाले एरिया से था, ये इस वाले एरिया से नहीं, ये इधर से था, ये इधर से था। जल मार्ग था वो फारस की खाड़ी, लाल सागर, फारस की खाड़ी और भूमध्य सागर, जो भूमध्य सागर और लाल सागर और फारस की खाड़ी होते हुए ये वाला जो अरब सागर है, यहाँ होते हुए ये भारत में प्रवेश करते थे। और दूसरा जो था, यहाँ से सीधे उत्तर पश्चिम सीमा को पार करते हुए भारत में आ जाते थे। तो इस प्रकार से दो रास्ते हुआ करते थे उस समय भारत और यूरोप के बीच व्यापार के लिए। ये व्यापारिक मार्ग 14वीं शताब्दी तक निर्बाध चलते रहे, किंतु जैसे जैसे 15वीं शताब्दी में अरबों का प्रभाव और उनका प्रभाव और प्रयास बढ़ता गया, वैसे वैसे ये मार्ग असुरक्षित होते हैं। तो अरबों का जो अरब व्यापारी थे, उनका प्रभाव जैसे जैसे इस मार्ग पर पड़ता गया, जैसे जैसे उनका प्रसार इस पर होता गया, तैसे तैसे ये मार्ग क्या होते गए, असुरक्षित होते गए। 1453 में क्या होता है, 1453 में जो उस्मानिया सल्तनत है वो कुस्तुनतुनिया को जीत लेती है। मतलब उस्मानिया सल्तनत का अधिकार हो जाता है किसमें, कुस्तुनतुनिया सल्तनत पे। उस्मानिया सल्तनत जो है वो तुर्की की थी,
तुर्की का था। और जो कुस्तुनतुनिया है, कुस्तुनतुनिया पूर्वी रोमन साम्राज्य या फिर बैजंतिया साम्राज्य की राजधानी थी। जो रोमन साम्राज्य था, रोमन साम्राज्य में एक था पूर्वी रोमन साम्राज्य, तो पूर्वी रोमन साम्राज्य, उसको बैजंतिया साम्राज्य भी कहा जाता था, उसकी राजधानी क्या थी? कुस्तुनतुनिया। तो इस पर उस्मानिया ने क्या कर लिया? आक्रमण करके इसको अपने अधीन कर लिया। तो इससे इसका प्रभाव क्या हुआ? इसका परिणाम यह हुआ कि जो यूरोप और एशिया के मध्य व्यापार चल रहा था, या हम ये कह लें कि जो यूरोप और पूर्वी देशों के बीच में व्यापार था, खासकर भारत के साथ जो व्यापार था, उसके स्थल मार्ग पर उस्मानिया सल्तनत का एकाधिकार हो गया और धीरे धीरे यह मार्ग यूरोपियों के लिए बंद होता गया। ठीक है, ये प्रॉब्लम हुआ इसी की वजह से। यही कारण था कि यूरोपियों ने भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार के लिए जल मार्ग की खोज प्रारंभ की। तो ये सारी चीज़ें हो गई। जो परंपरागत मार्ग थे भारत से और यूरोप के बीच व्यापार के, वो धीरे धीरे क्या हो गए? कब्जे में हो गए। किसके कब्जे में? उस्मानिया सल्तनत के कब्जे में हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि यूरोप वासियों के लिए ये मार्ग धीरे धीरे मुश्किल होने लगा। इसके वजह से यूरोपियों को आवश्यकता हुई कि हम लोग एक नए मार्ग की खोज करें जिससे कि भारत जाया जा सके। ठीक है, तो यूरोप गर्म मसालों के लिए दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों पर ही निर्भर था। तो जो यूरोप था, यूरोप गर्म मसालों के लिए दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों पर ही निर्भर था, और यूरोप वासियों को गर्म मसाले की बेहद ज़रूरत थी क्योंकि वो ठंडा प्रदेश है। क्योंकि आप देखेंगे तो जो मकर रेखा है, जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा के उत्तर में अधिकतर देश पड़ते हैं। तो कर्क रेखा के उत्तर में पड़ने की वजह से वहाँ सूरज की किरणें तिरछी पड़ती है। ये जियोग्राफी में आपने पढ़ा होगा। और इस वजह से वहाँ वो ठंडी वाला एरिया है। ठंड वाले एरिया होने की वजह से वहाँ पे गर्म मसालों की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती थी। इस कारण नवीन जल मार्ग की खोज उनके लिए आवश्यक थी, क्योंकि उनको मसाले की बेहद आवश्यकता थी। तो इसलिए उनके लिए नवीन मार्ग की खोज आवश्यक थी, क्योंकि वो बिना मसाले के क्या अपने जीवन यापन नहीं कर सकते थे। इसलिए उनको मसाले चाहिए ही चाहिए थे। अब चूँकि रास्ते बंद हो चुके हैं तो कोई न कोई वैकल्पिक मार्ग ढूंढना आवश्यक था। इसके बाद ये है कि भारत से वे गर्म मसाले प्राप्त करते थे और गर्म मसालों की उनको बहुत आवश्यकता थी। इस कारण भारत से व्यापार करने की उनकी प्रबल इच्छा थी। तो ये जो प्रबल इच्छा थी भारत से व्यापार करने की, यही इच्छा ने क्या किया? प्रेरित किया कि एक नए मार्ग की खोज की जाए। 15वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश 15वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश मतलब 15वीं शताब्दी का मतलब ये है कि 1401 से स्टार्ट हो जाएगा 15वीं शताब्दी, और अंतिम चतुर्थांश मतलब कि 1475 के आसपास की बात हम लोग करेंगे। अंतिम चतुर्थांश मतलब 4 भागों में बांट दीजिए 100 को, और अंतिम चतुर्थांश मतलब अंतिम चौथा भाग जो 25 साल बचेगा लास्ट के, उसी में बताया जा रहा है कि 1475 के आसपास की बात हम कर सकते हैं। तो ये है अंतिम 15वीं शताब्दी का अंतिम चतुर्थांश में हुई कुछ भौगोलिक खोजों की संसार के विभिन्न देशों के व्यापारिक संबंधों पर प्रभाव पड़ा। तो इस समय जो बताया जा रहा है कि 15वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश में क्या हुआ कि जो भौगोलिक खोजें हुई उनसे विभिन्न देशों पे व्यापारिक संबंधों पर गहरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि इन खोजों से संसार के अनेक देशों में आपसी संपर्क स्थापित होता चला गया। इसलिए व्यापारिक संबंधों पर गहरा प्रभाव पड़ा इन खोजों से। अमेरिका की खोज की बात कर ले पहले हम लोग, तो भौगोलिक खोजों के प्रयास में कोलंबस, जो कि स्पेन का था, स्पेन से भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजने चला था। तो वो चला कोलंबस कहाँ से? स्पेन से। स्पेन का निवासी था वो, भारत को खोजने निकला, भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजने चला था, किंतु 1492 ईस्वी में वह अमेरिका पहुंच गया। इस प्रकार से अमेरिका की खोज हो गई। तो अमेरिका की खोज हो जाती है कब? 1492 ईस्वी में। आगे अगर हम लोग देखें तो बार्थोलोमेव डियास 1487 ईस्वी में आशा अंतरिक्ष तक पहुंच गया। तो हम लोग थोड़ा सा मैप बना हुआ था जो पहले से ही, हम लोग वहाँ पे चलते हैं। हाँ, यहाँ से क्या चलता है? बार्थोलोमेव डियास कहाँ का था? पुर्तगाल का था। पुर्तगाल का था वो, यहाँ से चलता है और चलते चलते कहाँ तक आता है? यहाँ से चलते चलते
कहाँ से, यहाँ से चलता है और अफ्रीका के इस वाले छोर को पकड़ के आता है। आते आते वो काफ़ी दूर आके यहाँ पे रुक जाता है। यहाँ पे एक द्वीप होता है, उसको अंतरीप आशा अंतरीप वो नाम देता है, जिसे केप ऑफ गुड होप कहा जाता है। अब हम लोग चल के आगे देखते हैं। अमेरिका की खोज हो गई है। अब बार्थोलोमेव डियाज 1487 है, 1484 नहीं। बार्थोलोमेव डियाज 1487 में आशा अंतरीप तक पहुंच गया। आशा अंतरीप अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम भाग है। इसको बार्थोलोमेव डियाज ने तूफानी द्वीप या तो फिर केप ऑफ गुड होप नाम दिया। ठीक, इसके 10 वर्षों के बाद 1497 ईस्वी में दूसरा पुर्तगाली कैप्टन वास्को द गामा पुर्तगाल से चलकर इसी आशा अंतरिम को पार करता हुआ आगे पूर्व की ओर बढ़ा। वहां पर उसे एक क्या मिला, पथ प्रदर्शक मिला, जिसका नाम अब्दुल मजीद था या फिर अब्दुल मजीद था। अब्दुल मजीद की सहायता से वास्को द गामा 20 मई 1497 ईस्वी को भारत के दक्षिणी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पहुंच जाता है। तो फाइनली क्या करता है ये जो वास्को डी गामा है, वास्को डी गामा भारत पहुंच ही जाता है। वो वहां तक तो आसानी से पहुंचता है जहां तक बार्थोलोमेव डियाज पहुंचा था, क्योंकि वहां तक के रास्ते की खोज हो गई थी। लेकिन वहां से बार्थोलोमेव डियाज आगे जाने की हिम्मत नहीं कर सका। तो जहां तक बार्थोलोमेव डियाज पहुंच गया था वहां तक तो जाने में कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। तो उस दिक्कत में ये अब्दुल मजीद नाम का एक व्यक्ति मिल जाता है, जो कि गुजराती पथ प्रदर्शक था। ये मिल जाता है, तो इसी ने ये रास्ता दिखाया और इसको भारत तक पहुंचने में मदद किया। तो अंततः 20 मई 1498 ईस्वी को ये कालीकट पहुंच जाता है। कौन? ये वास्को डी गामा। इसके बाद क्या होता है, इस प्रकार से भारत के लिए यूरोपियों ने एक नई समुद्री मार्ग की खोज की। इस मार्ग को क्या कहा गया? केप ऑफ गुड होप रूट, यानी कि केप ऑफ गुड होप मार्ग इससे कहा गया। इस रास्ते को, इस नए समुद्री मार्ग को केप ऑफ गुड होप मार्ग कहा गया। अब हम लोग, क्योंकि पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए थे, तो हम लोग पुर्तगालियों के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। प्रथम यूरोपीय जिसने यूरोप से भारत के लिए सीधे समुद्री मार्ग की खोज की, वह पुर्तगाली नागरिक था। कौन था? वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा प्रथम क्या था? पुर्तगाली था, और पुर्तगाली ही प्रथम यूरोपीय थे जिन्होंने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज कर डाली, नई समुद्री मार्ग की खोज कर डाली। वास्को डी गामा ने सबसे पहले 1498 में कालीकट के कप्प कड्डाबू, कहाँ पर? कालीकट के कप्प कड्डाबू बंदरगाह पर अपना बेड़ा उतारा। कब? 1498 ईस्वी में जब आया था तो कालीकट के कप्प कडाबू नामक बंदरगाह पर अपना बेड़ा उतारा, अपना जहाज वहाँ पे रोका। इसके बाद है कि वास्को डी गामा यहाँ पे वहाँ के हिंदू शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का सद्भाव पूर्वक स्वागत किया। तो जो वहाँ का हिंदू शासक था कोचीन का, वहाँ का हिंदू शासक, उसका नाम था, उसका पैतृक उपाधि थी जमोरिन। पैतृक उपाधि उसकी क्या थी? जमोरिन थी। उसने क्या किया? वास्को डी गामा का सद्भाव पूर्वक स्वागत किया। लेकिन कालीकट में बसे हुए अरब व्यापारियों ने वास्को डी गामा का क्या किया? विरोध किया, क्योंकि अरब व्यापारियों का क्या धंधा चौपट होने वाला था। क्योंकि अरब व्यापारी ही क्या करते थे? भारत से मसाला खरीदते थे और यूरोप ले जाकर बेचते थे। मतलब कि भारत और यूरोप के बीच में जो व्यापारिक मध्यस्थता थी उसकी भूमिका निभा रहे थे। अब चूंकि डायरेक्ट यूरोप और भारत के बीच में व्यापार होना स्टार्ट होने वाला है, तो इसलिए यूरोपियों ने क्या किया? इसका विरोध किया। ठीक है। वास्को डी गामा पुर्तगाल के शासक डॉन हेनरिक, जिसकी उपाधि हेनरी द नेविगेटर थी, उसके प्रतिनिधि के रूप में भारत आया था। तो उसको भेजने वाला, वास्को डी गामा को भारत भेजने वाला कौन था? द नेविगेटर, ये था हेनरी द नेविगेटर। हेनरिक उसका नाम था, उसकी जो उपाधि थी द नेविगेटर थी, इसलिए हेनरी द नेविगेटर उसको कहा जाता है। तो वास्को डी गामा को भारत की खोज करने के लिए जो भेजने वाला व्यक्ति था वो था हेनरी द नेविगेटर। इसको भी याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, वास्को डी गामा भारत से लौटते समय जो मसाला अपने साथ लेकर गया था उससे उसने 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया, जिससे
अन्य पुर्तगाली व्यापारियों को क्या मिला, प्रोत्साहन मिला। तो भारत से जो मसाला ले गया जाते वक्त उस मसाले से उसने 60 गुना मुनाफा कमा लिया और इससे सारे के सारे पुर्तगाली, सारे के सारे यूरोपवासी क्या हुए, चौंक गए और उन्होंने भी चाहा कि यही फ़ायदा हमको भी हो, हम लोग भी वहाँ पर जाएं। 1500 ईस्वी में क्या होता है कि 1500 ईस्वी में द्वितीय पुर्तगाली अभियान भारत आता है। 1500 ईस्वी में दूसरा पुर्तगाली अभियान भारत में आता है। इस अभियान का नेतृत्वकर्ता कौन है? इस अभियान का नेतृत्वकर्ता जो है पोड्रो अल्वारेज केब्राल है। कौन है? पोड्रो अल्वारेज केब्राल। यानी कि पोड्रो अल्वारेज केब्राल के अभियान में 1500 ईस्वी में दूसरा पुर्तगाली बेड़ा भारत आता है। ठीक है। पोड्रो अल्वारेज केब्राल क्या करता है? 13 जहाज़ों का बेड़ा अपने साथ लाया था भारत में। 13 जहाज़ों की बेड़ों के साथ भारत में ये प्रवेश करता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो अरब व्यापारियों के साथ इसका भीषण संघर्ष होता है और अरबों को यह पराजित कर देता है। तो याद रखिएगा, जो पोड्रो अल्वारेज केब्राल है इसका आमना सामना होता है अरब व्यापारियों से। तो अरब व्यापारियों के साथ और इनके बीच में युद्ध भी होता है जिसमें पोड्रो अल्वारेज केब्राल जीत जाते हैं और अरब व्यापारी पराजित होते हैं। ठीक है। पोड्रो अल्वारेज केब्राल के बारे में बात करें तो अरबों को पराजित करने के बाद वहाँ के 2 शासकों के साथ मित्रता स्थापित की। तो ये जो पोड्रो अल्वारेज केब्राल था काफ़ी बुद्धिमान था। इसने क्या किया, वहाँ गया और मित्रता स्थापित करने का प्रयास किया वहाँ के शासकों के साथ। तो क्या किया, कोचीन के शासक और कन्नूर के शासक के साथ इसने मित्रता स्थापित करने का प्रयास किया और प्रयास में सफल भी रहा। दूसरा काम इसने किया कि वो समझ गया था कि क्षेत्रीय राजाओं की आपसी टकराव का लाभ उठाकर अपना अधिकार स्थापित किया जा सकता है। तो ये बात ये समझ के वहाँ से जाता है। ये बात ये समझ गया था कि जो भारत में क्षेत्रीय राजा हैं वो आपस में लड़ भिड़ रहे हैं और इन्हीं भिड़ंतों का फ़ायदा उठाकर हम लोग यहाँ पे व्यापारिक एकाधिकार स्थापित कर सकते हैं भारत में। तो ये सारी चीज़ें खबर लेकर के वो वहाँ पहुँचता है और वहाँ सारी चीज़ें पुर्तगाल के शासक को बताता है। तो आगे की चीज़ें वहीं से स्टार्ट होती हैं। 1502 ईस्वी में क्या होता है, वास्को डी गामा पुनः भारत आता है। 1500 ईस्वी में पोड्रो अल्वारेज केब्राल के नेतृत्व में जहाजी बेड़ा आता है भारत में। उसके बाद 1502 ईस्वी में हुआ क्या कि वास्को डी गामा पुनः भारत आता है। वास्को डी गामा के बारे में और जान लीजिए, वास्को डी गामा भारत में कुल मिलाकर 3 बार आया हुआ था। वह तीसरी बार 5 सितंबर 1524 को वायसराय के रूप में भारत आया था और वहीं पर 1524 में ही कोचीन में ही उसकी मृत्यु हो गई थी वास्को डी गामा की। तो वास्को डी गामा की कहानी ख़त्म हो जाती है 1524 ईस्वी में। बात करें हम लोग 1503 ईस्वी की, तो पुर्तगालियों की कोचीन में पहली फैक्ट्री स्थापित हो गई। तो ये महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई, तो आपको बताना है कहाँ पे, कोचीन में। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कब स्थापित की गई भारत में, तो 1503 ईस्वी में। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। अगला जो पॉइंट है 1505 ईस्वी का है, पुर्तगालियों की दूसरी फैक्ट्री स्थापित की गई कन्नूर में। ये भी महत्वपूर्ण है, इसको भी याद रखिएगा कि पुर्तगालियों की दूसरी फैक्ट्री कब स्थापित की गई, वो की गई 1505 ईस्वी में। पुर्तगालियों की दूसरी फैक्ट्री स्थापित कहाँ की गई, तो वो की गई थी कन्नूर में। ये चीज़ आप याद रखिएगा। आगे बढ़ें। पुर्तगालियों ने पूर्वी जगत और यूरोप के मध्य, मतलब कि पूर्वी जगत और यूरोप। पूर्व का मतलब ये है कि भारत, उन लोगों के लिए पूर्व क्या था, भारत था। भारत और बाकी एशिया वाला कुछ दक्षिण पूर्वी एशिया था। तो पुर्तगालियों ने पूर्वी जगत और यूरोप के मध्य होने वाले व्यापार पर एकाधिकार करने की योजना बनाई। तो वो पुर्तगाली सोच रहे थे कि इनके व्यापार पर हम लोग एकाधिकार कर लेंगे तो हम लोगों का मुनाफा अधिक होगा। आखिर बीच में और कोई आएगा तो दिक्कत हो जाएगा, वो मुनाफा उसको भी मिलेगा, उसमें हिस्सेदारी होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये योजना बनाई और इसी क्रम में उन्होंने भारत में पुर्तगाली गवर्नर भेजने का निर्णय लिया। तो उन्होंने फैसला किया कि भारत में अब हम लोग पुर्तगाली वायसराय या पुर्तगाली गवर्नर बना करके भारत में भेजा करेंगे पुर्तगालियों की तरफ से। सर्वप्रथम भारत में पुर्तगाली गवर्नर जो आया था उसको फ्रांसिस्को डी अल्मीडा कहा, मतलब उसका नाम फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। तो भारत में पुर्तगाली गवर्नर के लिए सबसे पहले चुना गया किसको, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को। तो कुल मिला के हम लोगों की क्लास यहीं पे समाप्त होगी। अगले वीडियो से हम लोग
फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को और इसके बाद आने वाले समस्त पुर्तगाली गवर्नरों को और उसके बाद आने वाले जो समस्त यूरोपीय कंपनियां थीं उनके बारे में चर्चा करेंगे और उन कंपनियों के बीच में अंतर संबंधों, अंतर संघर्षों की चर्चा करते हुए हम लोग अंग्रेजों की तरफ बढ़ेंगे। तो हम लोग इस पुस्तक के माध्यम से, परीक्षावाड़ी पुस्तक के माध्यम से, इसी तरह से हाथ से लिखे हुए नोट्स के माध्यम से इस आधुनिक इतिहास को कवर करने वाले हैं। तो आप बने रहिए हमारे श्रृंखला में, हमारे चैनल पे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।